बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। इस्लामाबाद में बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आज काबीना की इक़्तिसादी कमेटी ने, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, उसने आज यकम यानी कि जुलाई को इजलास बुलाया था प्राइवेटाइज़ करने के लिए रूज़वेल्ट होटल को, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत ही नायाब और कीमती असासा है। बिल्कुल न्यूयॉर्क के दिल में वाक़या 110 मंजिला कमरों पर मुश्तमिल ये जो होटल है, ये पाकिस्तान का इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का PIA का एक सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श इस वक्त होटल है जो कि वहाँ पे मौजूद है। बहुत सारे अरसे में, बहुत सारे सालों में इसको बेचने की बहुत बातें हुई हैं। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में भी, शौकत अजीज़ साहब जब वज़ीर आज़म थे तब भी इसको बेचने की बात हुई। उसके बाद हर हुकूमत की तरफ से ख़बरें आती रहीं, लेकिन अब बाकायदा तौर पे ऐसे महसूस होता है कि पूरी तैयारी कर ली गई है। आज इजलास तो इस पर नहीं हुआ क्योंकि आज काबीना का अपना इजलास था, लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसके ऊपर बाकायदा जो है वो इजलास होंगे और तैयारी भी मौजूद है। क्यों ये फैसला हुआ है, और इससे पहले आपको ये भी बता दें कि यूरोप के बाद अब बरतानिया ने भी कौमी एयरलाइन की जो परवाज़ें हैं उनके ऊपर 6 माह की पाबंदी आयद कर दी है। और मामला है पायलट्स की जो डिग्रियों का मशकूक होना है, और इसके ऊपर जो वज़ीर हवाबाजी का स्टेटमेंट था, और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर ये ख़बर गर्म हो गई। CNN तक ने इसके ऊपर प्रोग्राम किया और पाकिस्तान की खूब जग हसाई हुई, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि 6 महीने तक कौमी एयरलाइन को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और बरतानिया ने भी आज इस मुख्तलिफ अखबारात में वहाँ पर खबरें भी शाया हुई और ये फैसला हुआ है। कितना नुकसान हो गया है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को, और अब उसके बाद उसके एक बड़े कीमती असासे को, जो कि पाकिस्तान का असासा है रूज़वेल्ट होटल, उसके हवाले से ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन है, एजेंडा क्या है, इसके मकासद क्या है, हल हो सकते हैं, नहीं हल हो सकते, और क्या कुछ बहुत सी जो इस्लामाबाद में बातें उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक अचानक कौमी असम्बली के अंदर एक खिताब किया और उसमें उन्होंने ये बात की कि जो -1 का फॉर्मूला है, अगर कोई समझता है कि -1 के बाद छोड़ दी जाएगी, उनको छोड़ दिया जाएगा, तो उन्होंने इशारा किया हॉल की तरफ, यहाँ बैठा हुआ कोई शख्स नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये बात क्यों की, उससे पहले एक ही दिन पहले अशाइया हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है, और अगले दिन वो -1 की बात करते हैं। और ये बात किसी अपोजिशन की तरफ से नहीं आई, बल्कि ये मामला खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से फ्लोर ऑफ द हाउस पॉलिसी स्टेटमेंट की सूरत में आता है, जिसमें वो कहते हैं कि -1 अगर कोई समझता है कि इन सब उनके बाद छोड़ दिया जाएगा तो ये नहीं होगा। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, याद दहानी के लिए आपको सुनवाना चाहती हूँ, और क्यों कहा उसके ऊपर भी बात करते हैं, ज़रा सुनिएगा। वो यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। -1 हो भी गया तो बाकी भी इनको कोई नहीं छोड़ेगा। इस्लामाबाद में कौन से 3 नाम इस वक्त गर्दिश में हैं जिनका वज़ीर आज़म के लिए नाम लिया जा रहा है, यानी कि अगर मुतबादिल क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से आती है, उनके नाम गर्दिश में हैं। वो किस हद तक ये ख़बर दुरुस्त है और क्यों ये हो रहा है, इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। और इसके साथ साथ गो के आज शिबली फराज साहब ने इसकी तरदीद की और कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, -1 की कोई बात है और ना ही इसके कोई इम्कानात मौजूद है। क्या कहा शिबली साहब ने, वो भी सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से है, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है। आप इस बात पे यकीन कर लें कि ऐसी न कोई बात है और न कोई ऐसी इम्कानात हैं। अपोजिशन हमने भी की है और डट के की है। पूरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन का क्या एजेंडा है, अपोजिशन इसी बात के ऊपर तैयार नज़र आती है, लेकिन वो बयानात तो आते हैं, लेकिन एक जो मुतहदा एजेंडा वो नज़र नहीं आता। आज बिलावल भुट्टो साहब खूब गरजे, खूब बातें उन्होंने की लाहौर के अंदर, और यहाँ तक कहा कि वज़ीर आज़म को चले जाना चाहिए। क्या कहा बिलावल भुट्टो ने, ज़रा वो भी सुनिए। अमेंडमेंट के कोई मसला नहीं, इनका अपना नालायकी, ये खुद अपना टैक्स टारगेट्स नहीं मीट कर सकते। हम 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो जैसे भी हमें धमकी देना चाहे, 1 यूनिट को वो जबरदस्ती वापस ले आना चाहते हैं, जिसके सबसे ज्यादा नुकसान इस वफाक को होगा। PTI की हुकूमत सदर सरदारी को कत्ल करना चाहते हैं। जो PIA है, स्टील मिल्स है,
जो रोजवेल्ट होटल है पीआईए का न्यूयॉर्क में, जो मुनाफा बनाता है, इनको बेचने चाह रहे हैं ताकि अपने फ्रंटमैन को फायदा पहुंचा सके। इस किस्म का नुकसान तारीख में किसी ने नहीं पहुंचाया है पीआईए को। हम एनआरओ नहीं चाहते, हम चाहते हैं आप हमें कन्विक्ट करें। नहीं कर सकते हो क्योंकि केस नहीं है। इसने कहा आपको -1, आपको कुछ खबर होगा। इमरान कहता है कि ही इज द ओनली ऑप्शन, लेकिन पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं कि आप किसी को भी रख लो मगर इसको नहीं। क्या है मुस्तकबिल का पेश मंजर, क्या है तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जनाब नदीम अफजल चंद साहब। हमारे साथ मौजूद है जनाब मारूफ तज्जिया निगार सीनियर सहाफ़ी, आप इनको पढ़ते भी हैं डॉन अखबार में और एडिटर हैं डॉन अखबार के, अपना प्रोग्राम भी करते हैं जनाब फ़हद हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हद साहब। हमें जनाब तलाल चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली हैं, साबिक़ वज़ीर रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आपका भी तलाल चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फ़हद साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, आप बहुत ही खबर मुस्तनद सहाफ़ी हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आपने बात सुनी, उन्होंने फरमाया कि -1, कल भी उन्होंने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस। -1 की बात कहाँ से शुरू हुई, क्यों उन्होंने कही, क्या है जिसकी वजह से उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, ये जब बयान वज़ीर आज़म साहब ने दिया है तो सबको हैरत हुई। -1 आसमा आप अच्छी तरह जानती हैं कि एक ऐसा टर्म है जो हर हुकूमत में कुछ अरसे के बाद जो है वो कहीं से घूमता घामता आ जाता है और उसको जो है वो एक तरीके से इंजेक्ट किया जाता है पब्लिक डिबेट में, और फिर मेरे और आप जैसे लोग जो हैं उसको इस्तेमाल कर करके उसके पर निकलवा देते हैं। तो ये होता ही है किसी वक्त में, लेकिन जब ये होता है तो उसके पीछे कहीं ना कुछ ना कुछ कहानी होती है, चाहे वो कुछ साजिश हो या कुछ हद तक वो हकीकत पे मबनी हो। अब ये जो मामला हुआ है इस हुकूमत का, मुझे ये लगता है कि देखिए ये सरगोशियां तो हो रही थी बड़े अरसे से, और उन सरगोशियों के पीछे जो बुनियाद थी वो ये तासुर था कि इस हुकूमत से मामलात संभल नहीं पा रहे। ये एक तासुर था, और उस तासुर के पीछे जो है वो जो वजह थी वो ये थी कि आए दिन कोई ना कोई एक बहरान खड़ा हो जाता है, एक खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तीसरा आ जाता है। अब इस तासुर को सामने रखते हुए जब कहीं से ये बात निकली तो वो घूमती घामती जो है वो हुकूमती हलकों में भी पहुंची, वहां पे ये बातचीत शुरू हुई। अब मेरा ये यानी कि कुछ हद तक इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ हद तक मेरा तज्जिया भी है कि वजीर आजम साहब के क्लोज सर्कल्स में ये बात हुई कि जनाब ये इस तरह की -1 का ये टर्म एक बार फिर आ गया है और हमारे ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, क्या किया जाए। कहीं से ये फैसला हुआ कि जनाब वजीर आजम साहब इसके से तरदीद करें ताकि इसको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वजीर आजम साहब ने उसको पार्लियामेंट में जब मेंशन किया तो उसका एक उल्टा इम्पैक्ट हो गया, जो कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इल्म होना चाहिए था कि एक ऐसा टर्म जो आम तौर पे कंस्पिरेसी थियरीज में इस्तेमाल होता है आसमा, अगर उसको वजीर आजम जैसा कोई आला ओहदेदार अपनी स्पीच में उसको अपने लबों से निकाल भी दे तो उसको इस तरह की एक डिग्निटी मिल जाती। और मुझे लगता यूं है कि उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब ने ट्वीट कर दी और उसके बाद ये मामला चल पड़ा। अब इसके पीछे कुछ हो ना हो, लेकिन इसके परों में हवा हुकूमत ने खुद भर दी है और अब ये उड़ना शुरू हो गया। ये आप तो ज़ाहिर है इतने अरसे से इस्लामाबाद में पॉलिटिक्स को कवर भी कर रहे हैं फ़हद साहब, लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, और इससे पीछे यहाँ तो पूरी काबीना की कार्रवाई मौजूद है जिसमें कि 2 वज़रा जो हैं, एक वज़ीर साहब ने 2 का नाम लिया और उनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया, कोई तरदीद उसकी नहीं आई। क्या इससे पहले कभी हुआ है इस्लामाबाद के अंदर? देखिए, इस बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है जो दीगर हुकूमतों में होती रही है लेकिन इतनी ओपनली नहीं हुई। वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैक्शनलिज्म है, जो उनकी ग्रुप बंदी है, वो तो यानी साल से जब ये ऑपोजिशन में थे तब से बाकायदा तौर पर जब इनके इंटरनल इलेक्शंस हुए थे तब से हमें पता है कि इनके अंदर जो है वो ग्रुप बंदी है, और इमरान खान साहब ने उसको कभी खत्म करने की कोशिश भी नहीं किया। कोई याद कहा करते थे कि इस तरह तो होता है जमातों में। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि वो ग्रुपबंदी जब गवर्नमेंट में आई है तो उन ग्रुप्स को अपनी कुव्वत के साथ साथ सरकारी इख्तियार भी मिल गया, चुनाचे वो उनकी जो डिविजन्स थे वो और ज्यादा शार्प हो गए क्योंकि स्टेक्स हाई हो गए। वो जो लड़ाई झगड़ा है अब जब वो ओपन में आता है तो उससे ये उल्टा इंप्रेशन पड़ रहा है कि ये तो इतनी बटी हुई काबीना है और इतनी बटी हुई हुकूमत है कि इनसे ये मामला चल नहीं रहे, और उनके ऊपर जो शख्स बैठा है इनका बॉस वजीर आजम,
वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो जब इतनी ओपनली फैक्शनलिज्म होती है तो फिर ये सरगोशियां होती हैं कि जनाब यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो रही है। अच्छा तलाल साहब, आप पिछली काबीना का हिस्सा थे और ये टर्म जरदारी साहब के साथ साथ मियां नवाज शरीफ से के लिए भी इस्तेमाल होती रही, -1 की जो टर्म है, किन हालात में इस्तेमाल होती रही, किस किस्म का उस वक्त दबाव था मियां नवाज शरीफ के ऊपर, और आपको कितनी सिग्निफिकेंस लगती है इस वक्त इस -1 की बात की जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, एक तो सोच है इस्लामाबाद के अंदर और जो पावर सर्कल्स हैं उनके अंदर कि पाकिस्तान में लीडरशिप और लीडर और वजीर आजम इकट्ठा नहीं होना चाहिए। वो जब दोनों चीजें इकट्ठी होती हैं तो इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है कि वो फिर बहुत सारे मुक्तदर हलकों को, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने रियल टर्म्स में हुकूमत करनी होती है उन्हें वारा नहीं खाता। तो वो फिर चाहते हैं कि दर्जा चहारम का, कोई दर्जा दोइम का, यानी वो कोई बन जाए लेकिन लीडर जो है वो ना बने। तो नवाज शरीफ केस में तो ये बिल्कुल इसलिए था कि वो नवाज शरीफ क्योंकि एक पॉपुलर लीडर थे और वजीर आजम थे, तो वो चाहते थे कि दोनों कॉम्बिनेशन इकट्ठे ना रहे। मगर यहाँ पर वो मामला नहीं है। यहाँ पर अपोजिशन जो माइनस करना चाह रही है वो इस पर्पस के लिए नहीं, हम इलेक्शन का रास्ता निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये असेंबली और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते। मईशत चलाने के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए होती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए टीम चाहिए होती है, और नंबर 3 मैंडेट चाहिए होता है। इनका मैंडेट पिट चुका है। इनकी टीम जो थी, इनका जो पोस्टर बॉय असद उमर था, वो पहली चंद ओवरों में बोल्ड हो गया था। और इस वक्त जो असेंबली है वो एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट देने में नाकाम है। वो 172 भी पूरे नहीं हुए वोट के दिन। बात यह है कि जब तक स्टेबल पॉलिटिकल हुकूमत नहीं होगी, नया मैंडेट नहीं होगा, पाकिस्तान की मईशत नहीं चलेगी। ये असेंबली और मईशत और ये हुकूमत और पाकिस्तान ज्यादा देर चलेंगे तो नुकसान होगा। हम इलेक्शन के रास्ते के लिए अगर पहले हिस्से में -1 हो जाए, क्योंकि इमरान खान एक मुतनाज़े आदमी है, हम नहीं समझते कि इलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ गेम सेट करने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, या जो एक इंटरम सी गवर्नमेंट है उसके लिए इमरान खान वजीर आजम हो। अपोजिशन तो इसलिए -1 की बात करती है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इन पर बहुत प्रेशर जो है वो इनकी कारकर्दगी का है। जब आपकी पॉपुलैरिटी नीचे जाती है तो साया भी साथ छोड़ जाता है। राजा रियाज तो दूर की बात है, साया भी साथ छोड़ जाता है, अपने लोग भी, इत्तेहादिये भी। तो पॉपुलैरिटी भी डाउन जा रही है, परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर है, और पाकिस्तान के लोगों का पॉलिटिकल क्लास पे प्रेशर है कि वो किसी तरह तब्दीली करें और उनको कोई रिलीफ फराहम करें। बिल्कुल। अच्छा, पॉलिटिकल क्लास पे तो चॉइस अब है, पॉलिटिकल क्लास पे तो है, लेकिन क्या अवाम के दबाव और पॉलिटिकल क्लास के दबाव से कभी हुकूमतें बदली हैं आपके ख्याल में? क्या यही दबाव सिर्फ जरूरी होता है या कहीं और से भी दबाव होता है? देखिए, ये हमेशा नहीं बदलती, लेकिन परवेज मुशर्रफ चले गए थे, अवामी दबाव भी था और पॉलिटिकल क्लास चाहती भी थी, और बहुत सारे हल्के जो थे वो बैकफुट पे चले गए थे। समटाइम्स ये चीजें कामयाब हो जाती हैं। हम अपोजिशन में हैं, हम क्लैरिटी के साथ अवाम की जो राय है हम उसको पुश कर रहे हैं, और हम ये दयानतदारी से समझते हैं कि खान साहब मईशत नहीं चला सकते, मईशत नहीं चलेगी तो मुल्क नहीं चलेगा। मईशत चलाने के लिए एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, और वो बगैर इलेक्शन के नहीं आ सकती। हम इसको परसू करते रहेंगे, ये आ जाए या 5 साल बाद आए। जब भी आप मिड टर्म इंतखाबात की बात करें कि इमीडिएटली अगर हो तो मिड टर्म इंतखाबात हो, लेकिन नदीम अफजल चांद साहब, आप छुट्टी पे हैं, आपके बारे में बड़ी अफवाहें भी गर्दिश में रही हैं। अब पता नहीं आप मुख्तारे के पास गए हुए हैं या मुख्तारे को आपने अपने पास बुलाया है, लेकिन आपके ख्याल में आपने एक हुकूमत देखी है, दूसरी आप बड़े सीनियर भी अब हो गए, ये -1 की स्टेटमेंट वजीर आजम को क्यों देनी पड़ी है? तो अपोजिशन डेमोक्रेट बात भी करती है, साथ -1 की बात भी करती है, साथ मिड टर्म इलेक्शन की बात भी करती है। इनके अपने मुतालबात में कंफ्यूजन है, ये आप वाज़िया कंफ्यूजन नजर आती है। कभी सारे अपोजिशन के रहनुमाओं की आप बयानात सुने। दूसरा, जब कहीं भी ये हर दौर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये होता रहा है, 2 साल बाद आपने मियां साहब के दौर में भी सुना, फिर जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी -1, और अब जब ये गवर्नमेंट के 2 साल हुए हैं तो -1 कोई ये तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है
और फिर हमारी पार्टीज के जो लीडर्स हैं वही पार्टियों के समझे उन्हीं की जात की वजह से एक वोट है। यहाँ उस लेवल पे आइडियोलॉजी तो है नहीं कि आइडियोलॉजी को वही तलाल चौधरी या नदीम अफजल भी लेके चल सके, उसी आइडियोलॉजी को ही हमारा कद काट, वो ऐसा नहीं होता। इमरान खान ही पीटीआई है, इमरान खान ही इस मुल्क, उन्हीं की मैंडेट है और उन्हीं का है। अब ये कहना कि मियां नवाज, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को माइनस किया, बड़े लोगों ने कोशिश की कि शहबाज शरीफ उनकी जगह ले सके, कई ले सके, नहीं ले सकते। इसी तरह नून लीग की अपोजिशन में -1 उनका नहीं हो पा रहा, तो यहाँ इक्तदार में -1 आप कैसे समझते हैं हो पाएगा? ऐसा नहीं होता। मगर चंद साहब, सवाल तो ये है कि अपोजिशन ने -1 नहीं कहा, ये बात अच्छा, तो खुद वजीर आजम ने कही है फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने यहाँ वहाँ की बात सुन के इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। इस्लामाबाद की क्या सराइयाँ जो होती है ना, वो वजीर आजम हाउस हो या पार्लियामेंट हो, वहां जल्दी पहुंच जाती हैं, तो इस वजह से उन्होंने कह दिया। लेकिन मेरे ख्याल में वो -1 हाल भी नहीं होता, और -1 हमेशा नुकसानदेही होता है, कभी फायदेमंद नहीं हुआ। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जारी रहना चाहिए। अवाम का जो ये कहते हैं मईशत नहीं चल रही, मायूसी फैल रही है, उसका ये तरीकाकार है कि आप बजट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर डिबेट करें, आप अवाम के अंदर, अभी बलदियाती इलेक्शन होने हैं, वहां पे अवाम के टेम्परेचर का पता चल जाएगा। आप रिफॉर्म्स की तरफ आए। रिफॉर्म्स, अब मुतालबा तो अपोजिशन का होना चाहिए कि रिफॉर्म्स क्यों लेट हो रहे हैं। लेकिन चंद साहब, वज़राए आज़म तब्दील होते रहे, यूसुफ गिलानी साहब तब्दील हुए थे, राजा परवेज अशरफ उनकी जगह आए, नवाज शरीफ साहब तब्दील हुए, उनकी जगह शाहिद खान अब्बासी आए। अगर प्राइम मिनिस्टर को तब्दील किया जाता है पार्टी के अंदर से, तो इसके क्या? जी, वो सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्वालीफाई हुए, मियां साहब कन्विक्ट हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, इसलिए तब्दील हुए। अदरवाइज जब स्मूथ चल रही हो, सिस्टम चल रहा हो, तो फिर -1 जब पार्टी का लीडर जो होता है वो कभी खुद नहीं हटता, उसको ना हटाया जा सकता है, ये हकीकत है। रहेगी बात, आप जो कहते हैं कि अपोजिशन के मुतालबात होते रहते हैं, अपोजिशन अब और क्या चूरन बेचेगी? पहले आपने केसेस निपटा ले, फिर यही उन्होंने कुछ अपोजिशन ने भी तो बात करनी है ना, अपोजिशन को इतना। फहद साहब ने कुछ कहा, मैं दोबारा, जी फहद साहब आप कुछ कहे थे, मैं चंद साहब से पूछ लूं। जी हाँ, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा था आसमा कि ये जो अभी आपने बात की और चंद साहब ने, इन दोनों के दरमियान आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट लिंकेज है, मैं सिर्फ आपके सामने रखूं। देखिए, चंद साहब ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये जो हमने एग्जांपल्स दी PMLN की दी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी जगह दूसरे लोग आए, या पीपल्स पार्टी में भी ऐसा हुआ, वो बात दुरुस्त है कि वो तब आए जब उनको अदालत से हटाया गया। लेकिन यहाँ जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो है जिसका अभी आपने जिक्र किया कि देखिए, ये जहां से भी ये -1 का टर्म आया ना इमरान खान साहब के लिए, हुआ यह है कि इसने फोर्स कर दिया है लोगों को इमेजिन करना PTI माइनस इमरान खान, चाहे हो ना हो, लेकिन वो जो परसेप्शन है लोग इमेजिन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं अच्छा यार क्या वो फलाना बन सकता है, ढमकाना बन सकता है, X, Y and Z। ये जो डिबेट छिड़ी है, ये जो परसेप्शन होता है एक लीडर का, उस परसेप्शन को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, चाहे ना भी हो, लेकिन लोगों के जहनों में एक तस्वीर कशी करना कि PTI में कोई और भी प्राइम मिनिस्टर हो बिल्कुल बिल्कुल एक नफसियाती जंग है जो किसी ने की है और PTI को बाहर लगा है इसको। हाँ चंद साहब, आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही बात है ये, और क्यों PTI ने इतना सीरियसली लिया? जी, 3 नाम भी आ गए सामने। मिनिस्टर्स बड़े पावरफुल हैं, अपनी अपनी मिनिस्ट्रियों में इंडिपेंडेंट है जो भी मिनिस्टर है, और ये मैं आपको हकीकत बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है कि इमरान खान ही PTI को लेके चल सकते हैं, और कोई शख्स PTI को लेके या हुकूमत को लेके इन हालात में थिन मेजॉरिटी के साथ नहीं चल सकता। ये कहना कि वो कोई और चलेगा, अपोजिशन की डिमांड यही होगी कि अपोजिशन को जो बंदा अपोजिशन चाहती है कि इस वक्त इमरान खान की, वो तो तलाल चौधरी साहब ने वाज़ेह बता दिया, उनका मकसद जल्दी इलेक्शन करवाना है, उनका मकसद कोई सिर्फ हुकूमत चेंज करना नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है, वो चाहते हैं कि हुकूमत बात चेंज हो। वो जो उनके अंदर उबाल आया हुआ है ना, वो ये है कि बड़े मुद्दतों बाद मगर लेकिन चंद साहब, तलाल चौधरी साहब की जमात और पीपल्स पार्टी ने तो ये भी कहा है, चंद साहब इनकी जमात ने और पीपल्स पार्टी ने तो ये भी कहा है कि आपकी जमात में और भी काबिल लोग हैं, उनको आगे ले आइए, आपसे हुकूमत नहीं चल रही, इसका मतलब, और ना ही अभी कोई तहरीक एतमाद वो वजीर आजम के खिलाफ ला रहे हैं। ये पहले इम्प्लीमेंट तो फिर अपनी जमातों में करे ना। हमजा शहबाज के अलावा चेयरमैन PAC कोई नहीं कबूल, पंजाब में अपोजिशन लीडर को नहीं कबूल, मियां शहबाज शरीफ के अलावा
कोई नहीं कबूल, मियां नवाज फैमिली से बाहर तो निकलने कोई नहीं चीज देते, ये अपनी पार्टी में तो पहले ले आए ना, फिर अवाम को दिखाएं कि लाल चौधरी साहब आप कुछ कहेंगे, मैं फिर ब्रेक पे जाऊं जी। फिर आप और मैं उस चीज को लेके फॉलो कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं और हम अप्रिशिएट करेंगे। ठीक बात ये है। मैं वो बात करूं जिसमें मैं खुद अमल कर रहा हूं। ये शायद खान अब्बासी को क्यों नहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन बना देते, ख्वाजा आसफ को क्यों नहीं बना देते, मियां साहब सर यहाँ तो मियां शहबाज शरीफ मरियम नवाज को कबूल नहीं करती, मरियम नवाज उनको नहीं कबूल करते, तलाल चौधरी को या और जैसे। ठीक है, अच्छा चंद साहब, चौधरी साहब की बात सुने जी। चौधरी साहब ये बात तो वैलिड है कि मतलब बाकी लोग क्यों नहीं, अगर आप में नहीं आ सकते तो यहाँ क्यों आए सामने? देखिए आसमा जरा थोड़ा सा गौर करें, एक मैंने आपको एंगल बता दिया कि अपोजिशन माइनस चाहती है फॉर -1 फॉर द इलेक्शंस, ताकि एक वो 4-6 महीने के लिए कोई और आ जाए और रिफॉर्म हो जाए। लेकिन एक और देखे ना, एक होते हैं वो जो मालिक होते हैं ना पीछे बैठे, मेरे और चंद साहब जैसे जो देहाती एरिया, वहां पर अगर कोई पेट्रोल पंप पर गंदा पेट्रोल और उसका म्यार भी ठीक ना और उसका नाम भी खराब हो जाए, तो वो चंद दिन बाद क्या कहते हैं, वहां पर एक बैनर लगवा देते हैं कि नई इंतजामिया के साथ उसका मैनेजर और दूसरे हटा दिए जाते हैं। इमरान खान स्पॉन्सर्स के लिए भी बोझ बन गए। तो इसलिए बात ये है कि वो स्पॉन्सर्स ने भी अब 6-8 महीने या साल 2 साल निकालने हैं, तो वो फिर चेहरा बदलना पड़ेगा। तो ये जो अंदर से इस्लामाबाद खबरें आ रही हैं, ये वहां से आ रही हैं, ये अपोजिशन की फैलाई हुई नहीं है। ये तो खान साहब फ्लोर ऑफ द हाउस मान गए कि ये उनके बातें हो रही हैं। यानी जहां पर ये हालत हो कि फवाद चौधरी साहब जैसे, मेरे जैसे जो एक वो आम एमएनए है, वो भी वजीर आजम के कैंडिडेट के तौर पर लॉबिंग कर रहे हो, वह क्या हालत होगी? सो इसका मतलब ये है कि कोई तब्दीली चाहता है। अच्छा, कौन चाहता है? जो उनको लेकर आया है। अच्छा, अब ये नदीम अफजल चंद साहब चूंकि ये थोड़े बिल्कुल, ये अब चूंकि अभी इस्लामाबाद में आजकल नहीं है ना, इसलिए इनको भी शायद पता नहीं यहाँ पे लॉबिंग हो क्या कर रही है। मैं चंद साहब मैं ब्रेक ले लूं, मैंने ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं आती हूँ सर, ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगी। छोटी सी ब्रेक। इंटरेस्टिंग है जो भी बात की है पेट्रोल पंप पे लगाने वाली कि नई इंतज़ामिया आ गई है, तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के हालात कुछ इसी किस्म के जो हैं वो खबरें आ रही हैं, अच्छी बात नहीं है। क्यों पूरे नहीं करने चाहिए तहरीक इंसाफ को 5 साल? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि फ़ाहद साहब मैं आपके पास आऊँ और तलाल चौधरी साहब के पास, नदीम अफजल चंद साहब, मेरा ख्याल है कि आपसे हमने ये पूछा था कि परफॉर्मेंस और कारकर्दगी के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो आ रहा है, तो परफॉर्मेंस क्या है? अभी आप PIA के हालात देख रहे हैं, रूजवेल्ट के देख लें, होटल को बेचने की तैयारियाँ हैं, स्टील मिल आपके सामने है, मतलब पीछे रह क्या गया है? पाबंदी लग गई आपकी एयरलाइन के ऊपर। देखिए जी, जो चीजें खराब हैं वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, और PIA का मामला जो है वो जहां तक डिग्रीज का मामला है वो तो यकीनन ठीक होना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में शायद हमें इंटरनेशनल हालात देख के इसको हैंडल करना चाहिए था। और अभी लेकिन ये बात, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इसके पीछे कुछ साजिश है, कोई होटल बेचने की बात हो रही है या PIA को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है या किसी अपने क्रोनी को देने की बात हो रही है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये आप बिल्कुल इस पे बात पे, ये PIA के अंदर एक रिफॉर्म्स करने की बात हो रही है, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो रही है। जहां तक आपने बात अभी तलाल भाई ने की कि स्पॉन्सर्ड जो है, स्पॉन्सर्ड, देखिए यहाँ तो आप डेमोक्रेसी के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें और स्पॉन्सर भी माइनस करें, कहें कि कोई स्पॉन्सर्ड नहीं होगा, फिर तो एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन मैं हैरान हूँ इस मंतिक से। मैं हैरान हूँ कि हर कोई ख्वाहिश रखता है कि मैं स्पॉन्सर्ड हो जाऊं, मैं स्पॉन्सर्ड हो जाऊं, और उधर हम जमहूरियत की बातें भी करते हैं, उधर हम सारी बातें भी करते हैं, लेकिन ख्वाहिश भी सब की है कि हम स्पॉन्सर्ड हो जाए। ये अलमिया पाकिस्तान से जब तक खत्म तो ये ख्वाहिश तो तहरीक इंसाफ की भी रही है ना। देखिए मैं कहता हूँ जिसकी भी रही है गलत रही है, इसके अंदर ठीक होनी चाहिए, ये ख्वाहिश हमारी तब्दील होनी चाहिए। हम आसमा पिछली बातों को ही पीटते रहे हर वक्त, तो वो तो मामलात हमने आगे चलाने हैं, आगे जाके हमने चलना है कि हम अपनी जिम्मेदारी भी खुद लें, अपने गालियां भी खुद खाएं, अपनी नेकियां भी खुद गिनें। तो अभी भी आपको लगता है कि कोई स्पॉन्सर होने की कोशिश कर रहा है? आपको लगता है अभी भी जो आपने मुझे बिल्कुल लगता नहीं है, मुझे बड़ा वाज़िया लगता है। शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो इसी काम के पीछे लगा हुआ है और कोई काम ही नहीं है उनको, और यही अलमिया है पॉलिटिक्स में, और यही हमारी सियासतदानों के लिए गाली होती है कि हम खुद ही CV लेके
आप वो फजल रहमान के जलसे में तो उन्होंने सीवी CV बना पेश की देता थी, अभी लेता भी कौन है? सीवी लेता कौन है? वो आपको पता ही है, जिनको हम बार बार चाहते हैं, जिनको हम पहले खुद कहते हैं कि वो मुदाखलत करें, फिर खुद ही हम उनको गालियां देनी शुरू कर देते हैं, फिर ही उनको ठीक कभी है। हम स्पॉन्सर्ड कहते हैं, कभी तलाल सेलेक्टर साहब, कहते तलाल हैं। साहब। ये हमारी अपनी कमजोरी है। जो चीज मैं नहीं कर सकता वो मैं दूसरों को, जब हम आप वैक्यूम कर देंगे, ठीक जब है। आप पॉलिटिकल स्पेस छोड़ेंगे, जब आप कारकर्दगी ठीक नहीं करेंगे, आप अपनी पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं लाएंगे, आइडियल नहीं होंगे, ठीक लोगों है। की ओनरशिप नहीं मिलेगी, फिर वैक्यूम कोई न कोई आसमा फाज हुसैन या कोई सिलेक्टर या स्पॉन्सर वो फिल तो करेगा। वैक्यूम तो कभी नहीं रहते, रियासतों में कभी वैक्यूम नहीं रहते। बिल्कुल। तलाल साहब क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि अभी भी लोग सीवी लेके फिर रहे हैं। देखिए, एक तो आसमा हम बड़े क्लियर हैं कि मौजूदा असेंबली इस काबिल नहीं है कि इसमें कोई पोजीशन लेकर कोई परफॉर्म किया जा सके। अगर तो हुकूमत बराए हुकूमत और टैग लगवाना है कि हमने चौथी या पांचवी दफा हुकूमत ले ली है, तो वो लग सकता है, लेकिन इस हंग पार्लियामेंट में और जिसके मैंडेट पे भी शक है और इसमें कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। सो हम ख्वाहिशमंद हैं ही नहीं। चंद साहब तसल्ली रखें, हमने तो इनको कहा है कि अपना कोई गैर मुतनाज़ आदमी एक इंटरम पीरियड के लिए बना ले ताकि रिफॉर्म्स करके नया इलेक्शन हो सके। बाकी रही बात, देखे ना, जो लोग आए ही स्पॉन्सर्ड हैं, जिनके इत्तेहादी भी उनकी ख्वाहिश पर आए हैं, जिनके, मेरा मतलब अगर सेनेट का इलेक्शन हो तो खड़े हमारे वोट जो थे वो 54, 55 या 56 थे, जब वो डालने गए हैं तो वो फिर स्पॉन्सर्ड हो गए। तो अगर ये सब कुछ करेंगे तो फिर आप स्पॉन्सर के आगे बोल नहीं सकते। तो मैं चाहता हूं कि खान साहब हिम्मत पैदा करें, वो पाकिस्तान के लोगों की बात करें, वो पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी करें, उन्हें खुश करने की बात करें, और वो लोग उनसे खुश नहीं है। और अगर नहीं खुश तो एक नए मैंडेट के लिए वो अपने घर चले जाएं, कोई इसमें मसला नहीं है। अगर माजी में गलती हुई है ताकि ये धोई जा सके और मुल्क को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा फहद साहब, क्या ये वो खुद जा सकते हैं वजीर आजम? वो क्यों जाएं? आई मीन उनको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। नहीं, ठीक है, कारकर्दगी पे सवाल होता है, लोग परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, लेकिन उनको अपनी मुद्दत क्यों नहीं पूरी करनी चाहिए अगर अपोजिशन ये कहती है तो? आप दुरुस्त कह रही हैं आसमा। देखिए, -1 का फॉर्मूला वैसे तो यानी कि उस हवाले से एक बड़ा मसाला किस्म का टॉपिक है। अगर उस दिन वजीर आजम ये अपनी तकरीर में इसका जिक्र ना करते तो आज मैं और आप ये प्रोग्राम ना कर रहे। बिल्कुल। तो हमारे लिए तो अच्छा है ये, यानी कि वो जिसे कहते हैं कि कंपनी की मशहूरी जो है वो चलती रहती है। हाँ। लेकिन हकीकत में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज्यादा इम्कान है। अब बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि वजीर आजम साहब के पास कोई यानी कोई रीजन नहीं है कि वो इस वक्त जो है वो अपना बोरिया बिस्तर लपेटें और चले जाएं। ना ही उनके ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर है जिसकी बुनियाद पे उनकी हुकूमत को खतरा हो या उनकी कोई कुर्सी को खतरा हो, और ना ही जो है ऑपोजिशन ये कह रही है, जिस तरह के तलाल चौधरी साहब ये जो बात कर रहे हैं, ये पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में हमें क्लियर हो गया है कि नून लीग ने ये पोजीशन बनाई है कि जनाब हमें इन हाउस चेंज नहीं चाहिए, हमें नए इलेक्शन चाहिए। तो अगर आप देखें कि इन हाउस जो बात शुरू हुई है, इससे इसका रियलिटी से, हकीकत से फौरी तौर पर तो मुझे कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये समझ जरूर आ रही है कि इससे फायदा किसको हो रहा है। इससे फायदा मुझे और आपको और मीडिया को हो रहा है, इससे फायदा ऑपोजिशन को हो रहा है क्योंकि हुकूमत की जो है वो पगड़ी उछाली जा रही है। इससे फायदा उन तमाम लोगों को गवर्नमेंट में हो रहा है जिनके नाम आते हैं कि जी आपका भी जो है वो इस मामले में कोई नाम आ रहा है तो उनका स्टैचर बढ़ जाता है। फायदा नुकसान सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का और उनकी कैबिनेट का है, जिसका जो परसेप्शन है वो कमजोर होता जा रहा है। और नुकसान पाकिस्तान के अवाम का भी हो रहा है कि जो जिनके असल जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात नहीं हो रही है, और जो कोविड की सिचुएशन है उस पर बात नहीं हो रही है, जो नेग्लिजेंस है, जो परफॉर्मेंस है, जो इदारे बर्बाद हो रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं? आज नफीसा शाह साहिबा ने फरमाया कि अब स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हम लाएंगे। लाहौर गए हैं बिलावल भुट्टो साहब। ये भी इत्तलात हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनके बीच पिछले साल जब वो जेल मुलाकात के लिए गए थे, मिसाके जमहूरियत को एक्सटेंड करने की बात हुई थी और उसमें बहुत सारी शिकें मजीद ला के उसको आईनी तौर पे लाने की भी बात हुई थी। क्या उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा? और क्यों बिलावल भुट्टो 17वीं 18वीं जो तरमीम है उसके हवाले से अपने शकूक व शुबहात का तवातुर के साथ इजहार कर रहे हैं। ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। तलाल चौधरी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बिलावल भुट्टो बार बार 18वीं तरमीम, NFC और 73 के आइन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की बात करते हैं। ऐसे लगता है जैसे दोनों सियासी जमातों पे बड़ी पे एक दबाव मौजूद है, ख़ास करके NFC के हवाले से। आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है और क्या जो आने वाली ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर कोई एक एजेंडा इस हवाले से बना सकेगी अपोजिशन? जी बिल्कुल जी, यकीनन मुझे लगता है कि ये एजेंडे में शामिल होगा। देखिए आसमा, बात सिर्फ ये है 18वीं तरमीम सिर्फ वो एक जो पूल है कि भी क्योंकि वफाक के पास कदरे कम पैसे रह गए हैं, उस पूल को बड़े करने के लिए तरमीम करनी है। लेकिन मेरी गुजारिश ये है 18वीं तरमीम से पहले कि पहले वफाक क्या बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, यानी वो ब्लीड करता है हजारों अरब, ये जितनी भी PIA, स्टील मिल, रेलवेज, डिस्कोज, ये जितने आपके सर्कुलर डेट्स हैं, यानी वो सबसे पहले तो वफाक अपना वो जो पैसा ब्लीड करता है कम से कम उस पे परफेक्शन लाए, वो रोके, उसके बाद वो कोई सूबों के पैसे की तरफ देखे। और हम इस कॉस्ट पे क्या सूबों से पैसा लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो इस्तेकाम है, जो कि मैं समझता हूँ 1970 का हादसा इसी वजह से हुआ क्योंकि ये तरमीम या इस तरह का कोई आईनी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। और अगर हो गया है और सूबे कदरे मुतमिन है तो हम सिर्फ पैसे के लिए इस पूल को बड़ा करने के लिए वफाक के हम पूरा डिस्टेबलाइज कर दें जो कि पूरे मुल्क को। तो इसका मतलब है कि आपकी जमात के ऊपर भी NFC और 18वीं तरमीम के हवाले से दबाव मौजूद है इस वक्त भी? देखिए मेरा नहीं ख्याल, इस पे पहले भी क्लैरिटी से शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि ये ऐसा नाजुक मामला है कि इससे पे बात तो देखिए ना, हुकूमत को करनी नहीं चाहिए। और हुकूमत तो सिर्फ इश्यूज खड़े कर देती है, हालांकि उसके पास अक्सरियत जो है वो बजट बड़ा मुश्किल से पास हुआ है, 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात है। और ऐसा मामला जिसमें पूरा पाकिस्तान हिलने का मामला है, जिसमें छोटे सूबे जो है वो कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है ये गैर जिम्मेदारी की बात है कि बिला वजह एक ऐसा टॉपिक छेड़ दिया जाए जो मुमकिन ना हो कि उसको किया जा सके। सही। अच्छा चंद साहब, आप की जमात जो है वो मुस्तकिल, वो उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने कराची जाके बड़ी बात कर दी NFC के हवाले से, बिलावल साहब मुस्तकिल ये बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों? मेरे ख्याल में क्या मौक़िफ़ आपका है? में आसमा, जहां तक डिस्कशन की बात है, डिस्कशन तो पार्लिमानी निज़ाम और पार्लियामेंट और डिस्कशन किसी टॉपिक पे भी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हो सकती है, अमेंडमेंट्स पे भी हो सकती है, लेकिन इस वक्त कोई प्रायोरिटी नहीं है, ना 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोई प्रायोरिटी है, ना NFC अवार्ड को कोई इस तरह छेड़ने की जिसमें सूबों को कोई खतरा हो या सूबों के खदशात हो। मेरे ख्याल में अब तो CCI को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक इदारा बनाया जा रहा है जो पहले बनाना चाहिए था, जो मियां साहब के दौर में बनना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं बना, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो सबसे पावरफुल इदारा जो बनना है फेडरल लेवल पे और जिसपे सूबों ने भी है, वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो एक इदारा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी बननी है एक पूरी, और मैं समझता हूँ उस तरफ जा रहे हैं। ये कोई बहस नहीं है इस वक्त मुल्क के मामलात, और कोरोना है, पोस्ट कोरोना हमारी मैशत के इश्यूज हैं, हमारा लोकल पार्टीज इलेक्शन के इश्यूज हैं, हमारी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स है। नहीं, मसला है ना चंद साहब, क्योंकि आपकी वफाकी हुकूमत टैक्स का हदफ पूरा नहीं कर सकी, ये दूसरा साल है, फेल हो गया, सूबे कर रहे हैं, खास करके सिंध कर रहा है टैक्स कोई। जी, तो आप अपना काम अगर नहीं करेंगे जी देखिए, काम जो नहीं करेगा वो सबको पता चल जाता है, कौन सी मिनिस्ट्री काम नहीं कर रही, कौन सा सूबा काम नहीं कर रहा। अब ये चीजें चुपती नहीं है, ये एक अच्छी चीज पाकिस्तान में हो गई है और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है और हमारे इदारों का इसमें, मैं समझता हूँ अब ये चीज चुपती नहीं है। वो दौर गया कि आप फौज फिगर दें और आप FBR के जेली फिगर दें, आप IMF को दें या वर्ल्ड बैंक को दें या पार्लियामेंट को दें, अब वो दौर नहीं रहा। अच्छा, अब जेन्युइन चीजें बतानी पड़ेगी आवाम को और उसके ऊपर कोई आइंदा पॉलिसी देनी पड़ेगी। ठीक जी फाद साहब, मेरा थोड़ा सा ना इस 18वीं तरमीम के हवाले से थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। देखिए, हमें इसमें बात करने से घबराना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 18वीं तरमीम को रोल बैक कर दें। जब 18वीं तरमीम का मामला हुआ था, आपको याद है, और डेवोल्यूशन हुई थी, तो उसमें जितनी बहस होनी चाहिए थी, लोग आज भी कहते हैं कि उतनी बहस नहीं हो पाई। यानी कि कमेटी में हुआ, रजा रब्बानी कमेटी ने उसमें बड़ा काम किया, लेकिन पार्लियामेंट में जितनी बहस होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम में अगर कोई तब्दीलियां लानी है
उस पर एक इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए, बाकायदा तौर पर होनी चाहिए, तफसील से होनी चाहिए, और उसका हर जाविया हर पहलू है उस पर बात करनी चाहिए। फाद साहब, क्विकली लास्ट क्वेश्चन सर, मैं चाहती हूँ आप वाइंड अप करें। अपोजिशन का एजेंडा आपको कितना आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे, कामयाब होंगे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल ऑपोजिशन का अब जो डिमांड है वो यही है कि नए इलेक्शंस होने चाहिए। उसके अलावा जो मुझे नजर आ रहा है वो इस टाइम उनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को मजीद कमजोर किया जाए, और उसमें उस एजेंडे में गवर्नमेंट खुद उनकी हेल्प कर रही है, अपनी जो है वो गलत जो हैंडलिंग है उनकी। तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन की तरफ से मुझे जो नजर आ रहा है कि वो दबाव बढ़ता रहेगा, लेकिन कोई ऐसा काम जिससे इस निज़ाम को खतरा हो, मुझे ऑपोजिशन वो करते हुए नजर नहीं आ रही, जो कि मेरा ख्याल अच्छी बात है। निज़ाम को नहीं है, लेकिन रियासत को आपको लगता है मईशत और बाकी चीज़ों पे ख़तरा लाक हो सकता है? देखिए बिल्कुल, अगर इस तरीके से मामला चलते रहे, अभी जाहिर बात है कि जो हमारे मुल्की हालात हैं वो बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं। तो चैलेंज असल गवर्नमेंट के लिए कि मामलात को उधर तक ना धकेल दें जहां पे फिर चॉइसेस बड़ी कम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद फहद हुसैन साहब हमारे साथ थे, जनाब तलाल चौधरी साहब और नदीम अफजल चंद साहब। मामलात वहाँ तक ना जाएं जहाँ तक कि रियासत को ख़तरा हो। रियासत के लिए मईशत का मजबूत होना, सियासत का मजबूत होना और ज़ाहिर है कि उससे जुड़ी हुई मुआशरत का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ये हुकूमत ये सब काम कर सकती है, कर रही है? गुफ्तगू आपने सुनी है, फैसला आपका।